All right, kids, assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in today's class, we are going to attempt our first question from midterm. That is from February, March 2025, question variant 22. A question of partnership, a very good question of partnership. स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस सवाल में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, एग्जामिनर हमसे क्या क्या मांग रहा है और हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टार्ट करते हैं। सारा एंड विराज आर इन पार्टनरशिप and owns a wholesale business. At 1st January 2024, the partners had the following balances: Sara capital account, Viraj capital account, and Sara and Viraj current account. तो अब आप देखो, पहले ही इंफॉर्मेशन में ये बता दिया कि दो पार्टनर्स हैं, सारा और विराज, होलसेल बिजनेस ओन करते हैं 1 जनवरी 2024। इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि ये ओपनिंग इंफॉर्मेशन है। 1 जनवरी 2024, दैट मीन्स ये ओपनिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक हो गया ना? तो सारा का कैपिटल है 80,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड विराज का कैपिटल है 112,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये हमारे पास दोनों ओपनिंग कैपिटल्स हैं, 80,000 ऑफ सारा एंड 112,000 ऑफ विराज, एंड दीज आर ओपनिंग कैपिटल्स, राइट? साल के शुरू की कैपिटल है दोनों पार्टनर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। करंट अकाउंट 1840 डेबिट एंड 2730 क्रेडिट रिस्पेक्टिवली। अब ये बात आप लोगों को पार्टनरशिप के टाइम पढ़ा चुका हूं, that current account is a reflection of capital account, right? current account capital account का reflection है। तो ये जो करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है, दैट मींस इट्स अ नेगेटिव बैलेंस। ये बात हम पढ़ चुके हैं, राइट? करंट अकाउंट में जो सारा का डेबिट बैलेंस आ रहा है, सर दैट इज अ नेगेटिव बैलेंस, और जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है दैट इज अ पॉजिटिव बैलेंस। तो विराज का पॉजिटिव करंट अकाउंट है साल के शुरू में, सारा का करंट अकाउंट नेगेटिव है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। दैट मींस कि सारा ने जितना कमाया है पिछले सालों में उससे कहीं ज्यादा एक्सेसिवली विड्रॉ किया हुआ होगा, राइट? तो आगे चलते हैं, देखते हैं फिर आगे फर्दर क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2024, the following drawings had been recorded। अच्छा, इस वर्ड पे फोकस कर लेना। ये जो तीन वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं, हैड बीन रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं। सारा और विराज ने जो ड्राइंग्स की हैं साल के दौरान, ये रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं। इतनी ड्राइंग्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं। सारा ने पूरे साल ड्राइंग्स की हैं 22,960, राइट? विराज ने पूरे साल ड्राइंग्स की हैं 18,930। दोनों की ड्राइंग्स हमें बता दी गई हैं, हमें दोनों की ड्राइंग्स बता दी हैं, सारा की भी ड्राइंग्स बता दी, विराज की भी ड्राइंग्स बता दी हैं। दीज आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स, ये ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक हो गया? फिर हमें आगे कह रहा है द फॉलोइंग बैलेंसेस वर आल्सो अवेलेबल एट 31st December 2024। मैंने आप लोगों से प्रीवियसली पास्ट पेपर्स अटैम्प्ट करते हुए कई दफा ये बात बोली है कि डेट्स पे फोकस करा करें, डेट्स पे फोकस करा करें। पास्ट पेपर्स में जब भी अटैम्प्ट कर रहे होते हैं हम क्वेश्चंस, हमारा फोकस डेट के ऊपर आता है कि डेट क्या है। अब आप देखो, ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी 1 जनवरी 2024 की, यहां पर इंफॉर्मेशन लेकर आया 31st December 2024 की। इसका मतलब वो ओपनिंग इंफॉर्मेशन थी, ये क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है, राइट? क्लोजिंग इंफॉर्मेशन में हमें कह रहा है इनके बिजनेस का बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,970, दैट इज अ करंट लाइबिलिटी। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स एट कैरिंग अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कंफ्यूज हो इस वर्ड को लेके कि सर ये कौन सी वैल्यू है कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट इज एन अनदर वर्ड ऑफ नेट बुक वैल्यू। आप सबको पता है नेट बुक वैल्यू, एनबीवी, नेट बुक वैल्यू दैट वी कैलकुलेट
आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम कॉस्ट, कॉस्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें नेट बुक वैल्यू मिल जाती है। नेट बुक वैल्यू का एक और टर्म है हमारे पास कैरिंग अमाउंट, राइट। उसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्री। अब अंडरस्टैंड करना, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, दिस इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। फिर है हमारे पास अदर पेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये सब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस है। These all are closing balances at the end of the year. 31st December 2024 की इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास, राइट। आगे चलते हैं, कह रहे द ड्राफ्ट प्रॉफिट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ड्राफ्ट प्रॉफिट? ड्राफ्ट प्रॉफिट मींस दैट इज नॉट अ फाइनल प्रॉफिट। ड्राफ्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ये प्रॉफिट फाइनल नहीं है, अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक बुक कीपर ने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की हुई, एडजस्ट नहीं की हुई। तो इसका मतलब ये कि दिस इज नॉट द फाइनल प्रॉफिट। अभी इसको मैं ये बहुत आसानी से कहता हूं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, दिस इज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। तो अब आप देखो, हमें कह रहे हैं सारा और विराज के बिजनेस का ड्राफ्ट प्रॉफिट जो है वो 9,400 है। अच्छा आप आगे देखो लिखा हुआ क्या है, बिफोर अकाउंटिंग फॉर द फॉलोइंग। चलो अगर आपको ड्राफ्ट प्रॉफिट का मतलब नहीं समझ आता, मान लेते हैं कि सर ड्राफ्ट प्रॉफिट का मतलब ही नहीं समझ आया, तो ये तो आसान था ना, बिफोर अकाउंटिंग फॉर द फॉलोइंग, कि भाई ये अभी तक जो प्रॉफिट है उसमें ये सब एडजस्टमेंट्स नहीं हुई हुई, these adjustments are still to be bring into account। तो इसका मतलब ये कि प्रॉफिट की वैल्यू चेंज होगी जब हम इन सबको अकाउंट्स में लेकर आएंगे। इससे पहले कि मैं ये पढ़ूं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, मैं जाऊंगा जरा रिक्वायरमेंट नंबर 1 पे, आप नोट कीजिएगा। रिक्वायरमेंट नंबर 1, हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है एग्जैक्टली exactly? हमारे पास जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, फोकस कीजिएगा, दैट इज पार्ट ए, calculate the revised profit for the year ended 31st December 2024। अब हमसे कहता है कि रिवाइज प्रॉफिट निकाल दो। इसका मतलब ये कि वो जो ड्राफ्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, हमें इन 8 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, 8 इंफॉर्मेशन है, टोटल 8 इंफॉर्मेशन है, हमें इनको अकाउंट में लेकर आना है और प्रॉफिट को रिवाइज करना है फ्रॉम ड्राफ्ट टू फाइनल प्रॉफिट, फ्रॉम ड्राफ्ट टू फाइनल प्रॉफिट। अच्छा इसको हम करेक्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं, इसको हम करेक्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ड्राफ्ट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, व्हाट डू वी मीन बाय अ ड्राफ्ट प्रॉफिट। मैं आपको ड्राफ्ट प्रॉफिट की प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि क्या सर ड्राफ्ट प्रॉफिट कहीं प्रैक्टिकली अप्लाई होता है हमें, जैसे यहाँ पे सारा और विराज के बिजनेस में लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा कहीं होता है? मैं आपको बता देता हूं अपने रियल बिजनेस की एग्जांपल से कि यस सर, ड्राफ्ट प्रॉफिट इज वेरी कॉमनली यूज्ड प्रैक्टिकली। बिजनेसेस ड्राफ्ट प्रॉफिट को बहुत प्रैक्टिकली यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, समझा भी देता हूं। भाई लेट सपोज एक बिजनेस है, हर मंथ क्लोजिंग करता है। मैं अपने बिजनेस की एग्जांपल ले लेता हूं सलोन की, कि हर मंथ क्लोजिंग होती है, एवरी मंथ क्लोजिंग होती है उसकी। अभी 4 दिन पहले एनुअल क्लोजिंग थी, ईयरली क्लोजिंग थी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि एनुअल क्लोजिंग होती है, प्रेशर होता है, सारे बिजनेसेस की क्लोजिंग का, वेंचर की क्लोजिंग करनी होती है। तो दिसंबर की रिकॉर्डिंग मैं विंटर वेकेशंस के दौरान हर वेंचर पे जाके दिसंबर की रिकॉर्डिंग अप टू द टाइम रख रहा होता हूं, एज पर द टाइम, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग में बुक कीपिंग कर देता हूं और अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर देता हूं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, 24-25 दिसंबर तक है ना तकरीबन विंटर, क्योंकि विंटर वेकेशन होते हैं, सारे वेंचर्स की
11 महीने और 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन के अकाउंटिंग कर चुका होता हूं मैं, उस वक्त तक मेरे सामने ड्राफ्ट प्रॉफिट की वैल्यू आ चुकी होती। ड्राफ्ट प्रॉफिट कि अब तक इतने दिनों में ये काम हो चुका है, 11 मंथ्स, 25 डेज, 20 डेज, 22 डेज। फिर जब एनुअल ईयर एंड क्लोजिंग हो रही होती है तो पूरी अकाउंटिंग दोबारा नहीं करनी पड़ती ना, सिर्फ ड्राफ्ट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि अच्छा ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया, ड्राफ्ट प्रॉफिट में से माइनस कर दो। कोई इनकम रिकॉर्ड हो रही है तो अच्छा ये इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई हुई थी, इनकम रिकॉर्ड हो रही है तो इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ड्राफ्ट प्रॉफिट में ऐड कर दो। तो आपको पूरी अकाउंटिंग दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत प्रैक्टिकली यूज होता है पूरी दुनिया में। बहरहाल अब हमसे कह रहे हैं रिवाइज प्रॉफिट निकाल के दो, मतलब करेक्टेड प्रॉफिट, जो सारा और विराज के बिजनेस का करेक्टेड प्रॉफिट है। तो हमारा आंसर शुरू होगा 9,400 से। अच्छा यहां पे give me a thumbs up if you guys are there with me right now. Yes, please give me a thumbs up if you guys are there with me right now. Let me know you are there with me right now. तो मैं यहां पर एक बात जरूर करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पता है पार्ट ए में एक एरर किया हुआ था। पता है पार्ट ए में एक एरर किया हुआ था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स से पार्ट ए में एक एरर किया हुआ था। और एरर भी बता देता हूं कितना सिली एरर किया हुआ था, इतना सिली एरर। कह रहे कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने, चंद स्टूडेंट्स ने यह इनकम स्टेटमेंट बना दी। प्रॉफिट मांगा है, ये कहा बोला है कि इनकम स्टेटमेंट मांगी है, उसने इनकम स्टेटमेंट तो बोले नहीं, उसने बोला रिवाइज प्रॉफिट, मतलब जो ड्राफ्ट प्रॉफिट है उसमें एडजस्टमेंट्स कर दो इनकी। तो यहां पे इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी थी। अच्छा मुझे हैरानगी ये हुई कि बगैर रेवेन्यू के और बगैर कॉस्ट ऑफ सेल्स के, बगैर ओपनिंग इन्वेंट्री के, बगैर एक्सपेंसेस के इनकम स्टेटमेंट कैसे बना ली। मतलब दिस इज लेवल यार। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, चेक करते हुए खुशी भी हो रही थी, और मुझे एक्साइटमेंट इस चीज की थी कि यार क्रेडिट गोस टू यू के आपने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट ए बना ली। रेवेन्यू नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, परचेजेस नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना ली। हेड्स ऑफ यार, हेड्स ऑफ। ये तो क्रेडिट जाएगा। बहरहाल का सही चीज क्या है वो अटैम्प्ट करके देख लेते हैं। तो सर ड्राफ्ट प्रॉफिट है 9,400, प्लीज फोकस कीजिएगा। यहां पे हमारे पास ड्राफ्ट प्रॉफिट है 9,400। दिस इज ड्राफ्ट प्रॉफिट। अब हम पता है क्या करेंगे, हम एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, हम एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसका एडजस्टमेंट करने का प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है वेजेस 850 वर ओइंग, मतलब वेजेस 850 देना बाकी है। ओइंग का मतलब देना बाकी है, पे करना बाकी है। पे करना बाकी है इसका मतलब है एक्सपेंस में एड ऑन होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस एड ऑन होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। ये चेक कीजिएगा, यहां पर हम माइनस करेंगे, गौर से देखिएगा, 850 वेजेस ओइंग, ये लीजिए माइनस करेंगे 850 वेजेस ओइंग। क्यों? क्योंकि सर वेजेस 850 पे करना बाकी है, ये एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। हम जैसे ही एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट की वैल्यू कम हो जाएगी। हकीकत में प्रॉफिट कम हो रहा है, 9,400 नहीं है, उससे कम हो रहा है, 850 माइनस करेंगे। इंफॉर्मेशन नंबर 1 डन। आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन नंबर 2, फोकस कीजिएगा। कह रहा है अ क्रेडिट कस्टमर owing $1,200
had gone out of business. The partners believe that 20% of the amount outstanding will be recovered and the remaining 80% is to be written off. अब आप देखो, यार एक क्रेडिट कस्टमर है $1200 का, आउट ऑफ बिजनेस हो गया, बिजनेस से आउट ऑफ बिजनेस का मतलब बैंकक्रप्ट हो गया, बिजनेस बंद कर दिया, इरिकवरेबल हो रहा है, लेकिन पार्टनर्स ये बिलीव करते हैं कि इस 1200 का 20% रिकवर हो जाएगा, मतलब 80% इरिकवरेबल हो गया। तो अब आप नोट कीजिएगा सर, $1200 का 80% ये बनता है आई गेस 960, राइट। 960 will be considered irrecoverable debts। $960 irrecoverable। अच्छा, अब आप अंडरस्टैंड करना और आंसर भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, यू गाइस कैन आल्सो आंसर दिस। मुझे ये बताएं, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, 960 इरिकवरेबल रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा? हम इसके इरिकवरेबल रिकॉर्ड करेंगे तो इरिकवरेबल की वजह से एक्सपेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बिल्कुल ठीक अलीजे बेटा, बिल्कुल ठीक, इंक्रीज होगा। क्यान बिल्कुल ठीक बेटा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल ठीक। शायान बिल्कुल ठीक, इंक्रीज होगा, राइट। एक्सपेंस इंक्रीज होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा सर? प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये देखिएगा, माइनस करेंगे 960 और यहां लिखेंगे इरिकवरेबल, ये लीजिए इरिकवरेबल, ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन नंबर 2 डन, एडजस्टमेंट नंबर 2 डन। आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3। कह रहा द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू क्रिएट एन अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स का मतलब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये लीजिए, कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल का 5%, ट्रेड रिसीवेबल का 5% डाउटफुल डेट्स बनेगा। तो जरा फोकस तो करो, ये रहे ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास 19,980। फोकस कर लेना, गौर से देख लेना, 19,980 हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जिसमें से 960 हमारा इरिकवरेबल हो रहा है, और वो ये रहा 960 हमारा इरिकवरेबल हो रहा है, वो ये रहा। तो अब आप मुझे बताएं, अगर 19,980 के हमारे रिसीवेबल्स थे, उसमें से 960 का हमारा इरिकवरेबल हो रहा है, तो क्या हमारे पास $19,020 के ट्रेड रिसीवेबल्स बच गए? इस पे कितना परसेंट डाउट है सर? इस पे 5% डाउट है। तो डाउटफुल डेट्स की वैल्यू हो गई हमारे पास $951। $951। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं? आर दे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स? ये कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास? क्लोजिंग, राइट, क्लोजिंग, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक कियान, बिल्कुल ठीक अलीजे, बिल्कुल ठीक जारा, बिल्कुल ठीक शायान। ऑलराइट, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमें कहीं ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कोई वैल्यू दी हुई है? क्या हमें कहीं कोई ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है? इज एग्जामिनर गिविंग अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग पीएफडीडी? नो सर, हमें नहीं दी हुई। इसका मतलब यही टोटल एक्सपेंस है हमारा, राइट, यही हमारा टोटल एक्सपेंस है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रोविजन, एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा तो आपको पीएफडीडी की सबको वर्किंग भी रिकॉल हो जाएगी। जारा, शायान, उमर, महराज, मनाहिल, लाइबा, कियान, हमजा, सईद, हमजा, फातिमा, आमना, अलीजे, एक 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 सवाल पूछूंगा, उससे आप लोगों को पीएफडीडी का भी रिकॉल हो जाएगा आज। मुझे बताओ, डाउट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? अगर ओपनिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो ओपनिंग जीरो हो गई,
क्लोजिंग में 951 आ गए हमारे पास, तो डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? सर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि एक्सपेंस बन रहा है। एक्सपेंस का क्या मतलब है? प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये देखें, प्रॉफिट कम करेंगे, माइनस करेंगे 951, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये लीजिए सर, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इंफॉर्मेशन नंबर 3 डन। आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन नंबर 4। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन में मेजॉरिटी ने एरर किया हुआ था। इस इंफॉर्मेशन, फोकस कीजिएगा, बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। विराज हैड टेकन गुड्स फॉर ओन यूज वैल्यूड एट कॉस्ट 550। मैं अब जो जो सवाल पूछता जाऊं उसका जवाब मुझे देते जाएंगे ना, तो आपको खुद आंसर समझ आ जाएगा कि क्या गलती की है और कॉन्सेप्ट क्या था। मुझे एक बात बताएं, मेरा पहला सवाल इंफॉर्मेशन नंबर 4 से रिलेटेड, क्या ये गुड्स ड्राइंग्स हैं? आर दीज गुड्स ड्राइंग्स? यस सर, यस सर, यस। आर दीज गुड्स ड्राइंग्स? यस सर। दूसरा सवाल, आर दे रिकॉर्डेड और नॉट? इज दिस रिकॉर्डेड और नॉट? क्या ये रिकॉर्ड हो चुका है बुक्स में? नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, राइट। तो क्या हम इसको अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स कहेंगे? क्या हम इसको अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स कहेंगे? बिल्कुल ठीक। अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स परचेजेस में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं? अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स परचेजेस में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं? ये रिकॉल करो जरा। माइनस करते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, देखो आप लोगों ने चेन पकड़ ली, माइनस करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये माइनस करेंगे तो परचेजेस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बहुत सुकून से जवाब देना, बहुत सुकून से, इत्मीनान से जवाब देना। जब ये माइनस करेंगे तो परचेजेस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। परचेजेस की वैल्यू कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी या कम होगी? परचेजेस की वैल्यू कम होने से, परचेजेस की वैल्यू कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जब ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ था इसको। आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी पूरा रिकॉल करा दिया। मैं एक काम कर रहा हूं, आपके सामने ना यहाँ इसकी चेन भी बना देता हूं कि ये कहलाएंगे, प्लीज गौर से देखिएगा, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स। और सर, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स की वजह से परचेजेस की वैल्यू कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो सर प्रॉफिट इंक्रीज होगा $550 से, हम यहां पर प्लस 550 करेंगे, दैट इज गुड्स ड्राइंग्स। ये लीजिएगा। अच्छा, इस पे भी फोकस रखिएगा कि ये विराज ने की है। दीज गुड्स ड्राइंग्स आर डन बाय विराज, ये विराज ने की है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन नंबर 5, कह रहे विराज हैड प्रोवाइडेड अ लोन टू द पार्टनरशिप ऑन 1st May 2024 of $7,200 at 8% interest per annum. The loan is repayable in full at the end of 5 years. Interest on the loan had not
बीन अकाउंटेड फॉर। तो अब आप फोकस कीजिएगा। कह रहा है विराज ने साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर 1 मई 2024 को पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया $7,200 का। जरा चेक कीजिएगा, मैं आपके सामने एक वर्किंग कर रहा हूं। $7,200 का लोन दिया है और उस पर 8% इंटरेस्ट है। 7,200 इंटू 8%, दैट इज $576। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये लोन साल के पहले दिन दिया है? क्या विराज ने ये लोन साल के पहले दिन दिया है? नहीं, हमने साल के पहले दिन नहीं दिया। विराज ने ये लोन साल के पहले दिन नहीं दिया। ये लोन दिया है 1 मई को। तो क्या इसका इंटरेस्ट भी 1 मई से चार्ज होना चाहिए? बिल्कुल सर, 1 मई से इसका इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो आए जरा मई से मंथ्स काउंट करें। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सर 8 मंथ्स, 8 महीने बनते हैं। तो 576 पूरे साल का है, इंटू 8 divide by 12। I guess Alize has given a right answer। क्रॉस चेक कर लेते। 384। वेरी गुड Alize, $384। अब आप मुझे सिर्फ ये सवाल बताएं, क्या विराज के लोन पे $384 का इंटरेस्ट बनता है इन 8 महीने का? ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। जब हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ेगी? क्या एक्सपेंसेस की वैल्यू इंक्रीज होगी? और जब एक्सपेंसेस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। माइनस करेंगे 384 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विराज। ये लीजिए इंफॉर्मेशन नंबर 5 डन। आगे चलते हैं इंफॉर्मेशन नंबर 6। Correct, closing inventory had been understated by $3,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री साल के आखिर की इन्वेंट्री $3,000 से अंडरस्टेट हुई भी है। अब आप मुझे ये बताएं, जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इससे कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होता है। क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इंफॉर्मेशन नंबर 6 में हम प्लस करेंगे 3000 क्लोजिंग इन्वेंट्री। दैट इज इट। ये हो गया इंफॉर्मेशन नंबर 6 डन। अब दो इंफॉर्मेशन और रह गई है। इंफॉर्मेशन नंबर 7, लेट्स रीड इट आउट। कह रहे सारा हैड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस अ मोटर व्हीकल valued at 20,400 on 1st September 2024। कह रहे सारा ने, अब इस दफा सारा पार्टनर की बारी है। कह रहे सारा ने साल के दौरान एक मोटर व्हीकल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, सिंपल से सवाल पूछूं, क्या इंट्रोड्यूस करने का ये मतलब है कि सारा मोटर व्हीकल लेकर आई बिजनेस में? इज दिस राइट? क्या हम ये कह सकते हैं कि सारा मोटर व्हीकल लेकर आई बिजनेस में? इज दिस राइट? क्या ये कह सकते हैं? इसका मतलब मोटर व्हीकल बिजनेस में आ रही है। कौन लेकर आ रहा है? सारा लेकर आ रही है। सारा की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है? बताओ भाई, सारा की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या कम हो रही है? क्योंकि सारा ने इंट्रोड्यूस की है ये मोटर व्हीकल, इसका मतलब सारा लेकर आई है। तो सारा की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और मोटर व्हीकल भी बिजनेस में आ रहा है, तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू भी बढ़ रही है। राइट, 20,400 इस मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 1 सितंबर 2024 को।
अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड बाय 20% per annum using the straight line method on a month by month basis. इसको जरा फोकस कर लीजिएगा। कह रहा है मोटर व्हीकल 20% एप्रिशिएट होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कॉस्ट पर अप्लाई करेंगे मंथ बाय मंथ। मंथ बाय मंथ का मतलब है कि जितने महीने यूज हो रहा है उतने महीने की डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी। तो मैं आपके सामने इसकी वर्किंग कर रहा हूं। जो मोटर व्हीकल सारा बिजनेस में लेकर आई उसकी कॉस्ट है 20,400। 20% डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे हम 20%। सो 20,400 इंटू 20% दैट इज 4080। लेकिन ये डेप्रिसिएशन तो पूरे साल की है। ये डेप्रिसिएशन तो पूरे साल की है। हाँ, पूरा साल तो इस्तेमाल नहीं हुई। मोटर व्हीकल आई ही 1 सितंबर को है। तो अब सितंबर से मंथ्स काउंट करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 4 महीने की डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे इनटू 4 डिवाइड बाय 12। तो सर ये बनती है हमारे पास 1360। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने से एक्सपेंस बढ़ेगा और एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर प्रॉफिट डिक्रीज होगा। माइनस करेंगे 1360 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये लीजिए सर। तो अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन डन, ऑल 8 इंफॉर्मेशन डन। अब हम करेक्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं, रिवाइज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 9,400 माइनस 850 माइनस 960 माइनस 951 प्लस 550 minus 384 plus 3000 minus 1360, and here we are with the revised profit 8,445। सर ये आ गया revised profit done for 8 marks। ये करना था हमें इस पार्ट। चलें, आई होप के अब चीजें क्लियर होंगी। यस सर, ये क्या पार्ट ए क्लियर हो गया? यस प्लीज। Is the part A clear? Is the part A clear? कोई क्वेश्चन तो नहीं यहां तक? परफेक्ट, आगे चलते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, परफेक्ट। आई एम ग्लैड दैट शायान हैज मेंशन कि सर एरर समझ आ गए, क्या क्या गलतियां थी। दैट्स गुड। इसीलिए तो रिव्यू कर रखा है बेटा, कि आपको एरर्स पता चल जाए आपके कि क्या क्या एरर्स है, कहाँ एरर्स हैं। आगे चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़ा मजेदार पार्ट है। कह रहा है द पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो सारा विराज 2:1। इसका मतलब दो हिस्से प्रॉफिट के सारा को जाएंगे और एक हिस्सा विराज को जाएगा। भाई 3 हिस्से होने प्रॉफिट के, 2 हिस्से सारा को जाएंगे और एक हिस्सा विराज को जाएगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, लेकिन प्रॉफिट के हिस्से रेजिडुअल प्रॉफिट तक जाने से पहले ये 2 एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास। कह रहे हैं इंटरेस्ट इज चार्ज on each partner's drawings at 5% on the total of drawings for the year in excess of $10,000। अच्छा, यहां पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ ये देखा कि इंटरेस्ट है ड्राइंग्स पे 5%, बस वो लग गए अपने काम में। मजदूर अपनी मजदूरी पे लग गया। आगे जरा ये तो देखो, कह रहा है इन एक्सेस ऑफ $10,000। इन एक्सेस ऑफ $10,000 कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टनर्स को $10,000 तक की
ड्राइंग्स की छूट है उस पे कोई पेनल्टी नहीं है। 10,000 से ज्यादा ड्राइंग्स के ऊपर पेनल्टी लगेगी, और 10,000 से जितनी ज्यादा होगी उस पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है ना? आप में से काफी स्टूडेंट्स ने पूरी पूरी ड्राइंग्स पे पेनल्टी लगाई है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपने सिर्फ ये 5% देखा और ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिस्मिल्लाह, जरा इंफॉर्मेशन तो देखो। कह रहे इन एक्सेस ऑफ 10,000। फिर आगे कह रहे सारा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ $12,000 पर एनम। कह रहे सारा को $12,000 की सैलरी मिल रही है पूरे साल। अब आपसे कह रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो अब आप मुझे बताएं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा स्टार्ट होता है प्रॉफिट से। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये बात हमने पढ़ी हुई है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर से हमारा एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होता है। जरा गौर से देखिएगा, फोकस कीजिएगा। ये रहा हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि यहां से आएगा हमारे पास। हमने रिवाइज प्रॉफिट निकाला है ना पार्ट ए में, यही तो करेक्टेड प्रॉफिट है, यही तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, 8,445। अब इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फोकस कर लीजिएगा, दो पार्टनर्स हैं, सारा है और विराज है। तो सारा की ड्राइंग्स पे भी पेनल्टी लगेगी इंटरेस्ट, विराज की ड्राइंग्स पे भी पेनल्टी लगेगा इंटरेस्ट। तो नोट कीजिएगा, सारा की ड्राइंग्स हैं 22,960। सारा की ड्राइंग्स हैं 22,960, लेकिन सर 10,000 तक की छूट है, फ्रीडम है। उसके ऊपर की ड्राइंग्स पे पेनल्टी है। तो 22,960 में से 10,000 माइनस करेंगे, 12,960 बचता है हमारे पास। फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सारा की जो ड्राइंग्स हैं 10,000 के एक्सेस, वो है 12,960। इस पर 5% इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये बनता है $648। ये ड्राइंग्स हैं। आप में से काफी स्टूडेंट्स ने पूरी 22,960 पे निकाली हुई है, तो आपको बता दिया कि इन एक्सेस ऑफ 10,000 है। अच्छा, अब विराज की ड्राइंग्स पे फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर विराज की ऑलरेडी ड्राइंग्स हैं 18,930। 18,930 ऑलरेडी ड्राइंग्स हैं, लेकिन विराज ने कुछ गुड्स भी निकाले थे, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुए हुए थे। क्या मुझे ये बताएं, क्या ये विराज की ड्राइंग्स हैं? जो ये गुड्स विराज ने निकाले हैं, क्या ये विराज की ड्राइंग्स हैं? क्या इससे विराज की ड्राइंग्स इंक्रीज होंगी? यस सर। तो 18,930 में हम पहले तो ऐड करेंगे 550, और फिर 10,000 माइनस करेंगे, तो इससे हमें विराज की ड्राइंग्स पता चल जाएंगी, द ड्राइंग्स ऑन विच पेनल्टी हैज टू बी चार्ज। सो 18,930 प्लस 550 माइनस 10,000, 9,480। 9,480 पर हम 5% इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे। 9,480, इस पे 5% इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे, 474। ये लीजिए, 474 प्लस 648, ये हो गया 1,122। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होता है, ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे सैलरी, और सारा को मिल रही है सैलरी 12,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा
रेजिडुअल मुझे लॉस नजर आ रहा है. इट इज अपियरिंग टू बी अ लॉस. 8,445 plus 1122 minus 12,000 and we have a residual loss 2,433 का. ये आ गया रेजिडुअल लॉस. राइट. अब लॉस शेयरिंग कराएंगे हम दोनों पार्टनर्स के बीच में. लॉस शेयरिंग होगी विद द रेशियो 2:1. रेशियो है 2:1. टोटल 3 हिस्से होंगे 2:1. तो सारा को 2 हिस्से जाएंगे और विराज को एक हिस्सा जाएगा. 2,433 डिवाइड बाय 3, 811 will go to Viraj, multiplied by 2. 1622 will go to Sara. और ये हमारा हमने लॉस शेयर कर दिया दोनों पार्टनर्स के बीच में. छोटा सा छोटा तो नहीं बोलेंगे, कम मार्क्स का पार्ट था. 3 मार्क्स का ये पार्ट था. आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर. इसमें जो मेजर एरर हुआ हुआ था वो यहाँ ड्राइंग्स वाले पार्ट में हुआ हुआ था. क्यों हुआ हुआ था वो भी बता दिया. आगे चलते हैं. कह रहा है पार्ट सी में प्रिपेयर द करंट अकाउंट ऑफ विराज. अच्छा, सिर्फ विराज का करंट अकाउंट बनाना है. सिर्फ हमें विराज का करंट अकाउंट बनाना है. अब आप नोट कीजिएगा करंट अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमें वैल्यू दी हुई है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड इट इज पॉजिटिव. विराज का करंट अकाउंट क्रेडिट पर है. 2730 ओपनिंग बैलेंस है. तो भैया जब ये ओपनिंग बैलेंस है नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा. विराज का 2730 ये ओपनिंग बैलेंस है. तो सर इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कहेंगे ना हम. बैलेंस ब्रॉट डाउन 2730 2730. तो सर 2730 बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा विराज का क्रेडिट साइड पर आएगा. पॉजिटिव है. अच्छा, अब आप नोट कीजिएगा वेरी सिंपल क्वेश्चन. अलीजे, आमना, फातिमा, साइद, कियान, लाइबा, मनाहिल, महराज, उमर, शायान, जारा, मुझे जल्दी से ये बताएं क्या विराज कुछ अर्न कर रहा है. क्या विराज कुछ अर्न कर रहा है इस पार्टनरशिप से. ये भी देख लीजिएगा. ये लो एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये रहा एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या विराज कुछ अर्न कर रहा है. सबसे पहला पार्ट. सर प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, लॉस हो रहा है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है इस सवाल में. विराज की कोई सैलरी भी नहीं है. लेकिन क्या विराज ने लोन दिया था साल के दौरान. क्या विराज ने लोन दिया था साल के दौरान. और क्या उस लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है विराज को. क्या उस लोन पे इंटरेस्ट बनता है. ये देखो जरा, $384. तो क्या ये विराज की अर्निंग है. क्या ये विराज की अर्निंग है. यस सर. तो नोट कीजिएगा 384 ये विराज के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन. अच्छा, अब जरा ये बताओ क्या विराज ने कुछ ड्राइंग्स की हैं साल के दौरान. क्या विराज ने कुछ ड्राइंग्स की हैं साल के दौरान. यस सर. नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा. 18,930 रिकॉर्डेड है और 550 अनरिकॉर्डेड है. दोनों को जब एड ऑन करेंगे 18,930 प्लस 550 तो सर विराज की टोटल ड्राइंग्स बनती है 19,480. ये लीजिए ड्राइंग्स. ये रही ड्राइंग्स. अच्छा, क्या विराज ने इन ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया.
यस सर, बिल्कुल पे किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नोट कीजिएगा, ये रही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 474। और फिर विराज ने एंड में लॉस शेयर किया। कितना लॉस शेयर किया? 811। 811। तो अब आप चेक करें जरा। सर ये विराज का करंट अकाउंट रेडी हो गया, हमें इसको टोटल करना है। द डेबिट साइड सीम्स टू बी ग्रेटर, डेबिट साइड क्लियरली ग्रेटर है। 19,480 प्लस 474 प्लस 811, नोट कर लीजिएगा 20,765। ये मैं सामने प्लेस कर दूंगा। 20,765 2730 प्लस 384 minus 20,765 17,651, that is balance carried down। सर ये बनेगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये लीजिए 17,651। अब आपको एक बात यहां पे बताऊं, ये नोट कीजिएगा। सर इन दोनों का मिलाकर ये वन ऑफ का मार्क था। ये वन ये वन ऑफ का मार्क था। भले पीछे एरर कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी में एरर कर दिया, ये दोनों वन ऑफ के नंबर हैं, ये वन ऑफ का नंबर है। अब 4 नंबर का, 4 मार्क्स का ये पार्ट है, इसमें 3 नंबर तो वन ऑफ है। ये भी मिस कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा हमारा? ये भी अगर मिस कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आप लोगों को यहां तक क्लैरिटी हो रही हो। आई होप दैट यहां तक समझ आया हो। आगे चेक कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई गेस शायद 8 मार्क्स, नहीं 4 मार्क्स का, अच्छा छोटा सा पार्ट है, लेकिन मांग इंफॉर्मेशन बढ़ी रहा है हमसे। कह रहा है ऑन 31 दिसंबर 2024 द बैलेंस ऑफ सारा's करंट अकाउंट was 15,070 डेबिट। कह रहे हैं साल के आखिर में सारा का करंट अकाउंट भी डेबिट बैलेंस था। अच्छा, विराज का करंट अकाउंट भी डेबिट बैलेंस आया है। ओपनिंग में क्रेडिट बैलेंस था, क्लोजिंग में डेबिट बैलेंस आया है। ओपनिंग में पॉजिटिव था, क्लोजिंग में नेगेटिव आया है। राइट, फोकस कीजिएगा, आगे देखिएगा गौर से। हमसे कह रहे हैं सारा का करंट अकाउंट भी डेबिट बैलेंस है, मींस नेगेटिव है। मैं यहां पे लिख देता हूं नेगेटिव। साल के आखिर में सारा का करंट अकाउंट नेगेटिव है। कह रहे हैं प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब पोर्शन बनाना है। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2024 शोइंग द कैपिटल एंड लाइबिलिटी सेक्शन ओनली। भाई सिर्फ इक्विटी और लाइबिलिटीज का सेक्शन बनाना है, सिर्फ इक्विटी और लाइबिलिटीज का सेक्शन बनाना है। राइट, तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, हम यहां पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, लाइबिलिटीज में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स नहीं हुई भी, करनी पड़ेंगी एडजस्टमेंट्स। लाइबिलिटीज में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स नहीं हुई भी, करनी पड़ेंगी। सर इक्विटी में सबसे पहले आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले आएंगे कैपिटल अकाउंट्स, सारा एंड विराज। फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, आपके सामने सारा के कैपिटल अकाउंट और विराज के कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन पे जा रहा हूं। ये देखिएगा, सारा का कैपिटल अकाउंट 80,000 है साल के शुरू में, लेकिन मुझे एक इंफॉर्मेशन नंबर 7 याद आ रही है कि सारा ने साल के दौरान एक मोटर व्हीकल इंट्रोड्यूस की थी जिसकी वैल्यू थी 20,400, और ये एडजस्ट नहीं हुई हुई बुक्स में, ये हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई। इसका मतलब इसकी इसकी वजह से सारा की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है,
सारा का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, सो 80,000 प्लस 20,400, सर ये बनता है हमारे पास 1,00,400, 1,00,400, ये हो गया हमारे पास सारा का कैपिटल अकाउंट। अच्छा, विराज के कैपिटल अकाउंट में कोई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन नहीं हो रही। विराज ने साल के दौरान ना कैपिटल इंक्रीज किया ना कैपिटल डिक्रीज किया। विराज का कैपिटल यही रहेगा हमारे पास 112,000, 112,000, ये सिंपल हमारे पास विराज का कैपिटल रहेगा। तो चेक कीजिएगा, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल हो गया हमारे पास 1,00,400 प्लस 112,000, 212,400। ये हमारे पास सारा और विराज दोनों का कैपिटल अकाउंट आ गए, पार्टनरशिप का कैपिटल आ गया, राइट। उसके बाद दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट। अच्छा, विराज का करंट अकाउंट तो हमने बनाया है, विराज का करंट अकाउंट तो हमने बनाया है। सारा के करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन ये लिखी हुई, 15,070 नेगेटिव, 15,070 नेगेटिव। विराज का करंट अकाउंट भी नेगेटिव ही आया है, वो भी हमने नेगेटिव निकाला है, 17,651, 17,651। तो दोनों पार्टनर्स के नेगेटिव बैलेंसेस हैं, माइनस होंगे 32,721 माइनस 212,400। सर कैपिटल आ गया 179,679। चेक कर लीजिएगा, ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल आ गए हमारे पास, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से मिला के नेट कैपिटल आ गया हमारे पास दोनों पार्टनर्स का। अब आप नोट कीजिएगा, इसके बाद हमारे पास है नॉन करंट लाइबिलिटीज। और सर नॉन करंट लाइबिलिटीज में पता है क्या आएगा हमारे पास? वो विराज का लोन, लोन बाय विराज बोलो, विराज लोन बोलो, एक ही बात है। विराज ने लोन दिया था 7,200 का, ये लीजिए, विराज ने लोन दिया था $7,200 का, राइट। उसके बाद हमारे पास है करंट लाइबिलिटीज। तो सर करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास, मुझे याद पड़ रहा है, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, उसके बाद है हमारे पास ट्रेड पेबल्स, और फिर है हमारे पास अदर पेबल्स। तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आई कैन इजीली रिमेंबर, बैंक ओवरड्राफ्ट था और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सिंपल 4,970 स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देंगे, 4,970। अब इंफॉर्मेशन है ट्रेड पेबल्स की, ट्रेड पेबल्स पे फोकस कीजिएगा। ट्रेड पेबल्स है 16,300, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे जो ये 8 एडजस्टमेंट्स हैं, देयर आर 8 एडजस्टमेंट्स, उनमें से कोई भी एडजस्टमेंट ट्रेड पेबल से रिलेटेड नहीं है। तो ट्रेड पेबल सिंपल 16,300 आ जाएंगे हमारे पास, 16,300। अब चलते हैं अदर पेबल्स की तरफ, यहां पर है एडजस्टमेंट्स। अदर पेबल्स है हमारे पास 410, नोट कीजिएगा 410। ये कोई कोई अदर पेबल है, अब या तो ये एक्सपेंस देना बाकी है या इनकम ज्यादा मिल चुकी है, प्रीपेड इनकम हो सकती है या अक्रूड एक्सपेंस हो सकता है।
अब आप नोट करो 410 तो ये तो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ हुआ है। इसके अलावा वेजेस हैं 850 की, ये रही 850, ये अभी देना बाकी है। अच्छा, इसका ताल्लुक अदर पेबल से नहीं है, इसका ताल्लुक अदर पेबल से नहीं है, इसका ताल्लुक भी अदर पेबल से नहीं है। इसका इसका जो लोन इंटरेस्ट है वो तो करंट अकाउंट में जा चुका है ऑलरेडी, वो तो विराज के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं। अदर पेबल्स का और किसी चीज का अदर पेबल से ताल्लुक नहीं है, तो ये एड ऑन करेंगे हम 410 प्लस 850, 1260, 1260, ये हमारे पास अदर पेबल्स बन जाता है। अब हम ऐड करेंगे 16,300 प्लस 4,970, 22,530, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज हो गई। अब हम इनको सबको ऐड ऑन कर देंगे, 22,530 प्लस 7,200 प्लस 179,679, तो सर 209,409, ये हमारे पास बन गया टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। So here we are with total equity and liabilities 209,409. This is it. ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट डन हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। ये पार्ट एबॉलिश कर दिया है मैंने मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ा ही नहीं है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एंड ये मैंने आपके मार्किंग में से भी हटा दी है, इसको मार्क्स में से भी हटा दिया है। हम इस पे आगे जाके जब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तब इस पे बात करेंगे, नोट कीजिएगा। अब आ गया है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल में आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ठीक ठाक डिस्टरबेंस क्रिएट की हुई थी, नहीं पता था कि क्या मांग रहा है एग्जामिनर और हम लिख क्या रहे हैं। जो मांगा है और जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप लिख रहे हो, उसमें बड़ा तजाद मौजूद था, उसमें सीरियस डिफरेंसेस मौजूद थे। फोकस कर लीजिएगा, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। कह रहे थे पार्टनर्स आर कंसर्न्ड अबाउट द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, द करंट क्रेडिट टर्म्स are 30 days for both credit suppliers and credit customers. They have noticed that some credit customers are delaying the settlement of their invoices, while credit suppliers are always paid within 30 days. They are considering two options. अब सर इस इंफॉर्मेशन में हमें यह बताया जा रहा है कि पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस की लिक्विडिटी को लेके काफी कंसर्न है। लिक्विडिटी को लेके, कैश का आना, कैश का जाना, लिक्विडिटी से रिलेटेड कंसर्न है। सप्लायर्स और कस्टमर्स दोनों से एक चीज तय हुई हुई है कि भाई 30 डेज में हमें पे कर देना, 30 डेज में हम पे कर देंगे सप्लायर्स को और 30 डेज में हम रिसीव कर लेंगे कस्टमर से। लेकिन पार्टनर्स ने नोट किया कि कुछ कस्टमर्स जो हैं वो डिले कर रहे हैं, अपनी इनवॉइस 30 डेज में पे नहीं कर रहे, जबकि सारा और विराज सप्लायर्स को 30 डेज में पे कर देते हैं, विद इन 30 डेज। अब ये लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए दो ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं। ऑप्शन ए, इंट्रोड्यूसिंग अ 5% कैश डिस्काउंट फॉर ऑल क्रेडिट कस्टमर्स इनवॉइसेस सेटल्ड विद इन 25 डेज। फोकस कर लीजिएगा, कह रहे हैं उन तमाम कस्टमर्स को 5% डिस्काउंट ऑफर कर दो जो 25 दिन में हमें पैसे दे देते हैं, या जो 25 दिन में पैसे दे देंगे। ऑप्शन बी, पेइंग क्रेडिट सप्लायर्स विद इन 35 डेज, कि अब सप्लायर को 35 डेज में पे करते हैं हम। दो ऑप्शंस हैं अब सारा और विराज के पास, कि या तो वो कस्टमर जो 25 दिन में पैसे दे दें, उन्हें 5% कैश डिस्काउंट दे दो, इससे कैश जल्दी आ जाएगा। और ऑप्शन बी है कि सप्लायर्स को 35 दिन में दो, सप्लायर्स को 35 दिन में पैसे दो, इससे कैश देर से जाएगा,
आप जरा पहले सवाल पढ़िएगा, फिर मैं आप लोगों को इस पेपर से रिलेटेड कॉमन एरर बताता हूं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। कह रहा है एडवाइज द पार्टनर्स विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर बाय डिस्कसिंग बोथ ऑप्शन। भैया कह रहे दोनों ऑप्शंस डिस्कस करने, दोनों ऑप्शंस। और जरा मार्क्स तो देख लो, 7 मार्क्स। तो बच्चों 7 मार्क्स इसके दिए, इसका मतलब ये कि ये एक ठीक ठाक डिस्कशन करने वाला आंसर है। ये ठीक ठाक अच्छा सवाल है जिसपे डिस्कशन बनता है हमारा। अब मैं आपको यहां पे बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये बहुत कॉमन एरर है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है। पेपर मिलेगा आप लोगों को तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि ये एरर हुए हुए हैं या होते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि ये एरर नहीं हो सकता। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर ये गलती कर जाते हैं कि वो सप्लायर से भी पैसे कलेक्ट करने का जवाब दे देते हैं। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस इन एग्जामिनर रिपोर्ट्स एज वेल। ये एग्जामिनर रिपोर्ट में भी मेंशन्ड होते हैं इस किस्म के जवाब, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग में या मिसकंसेप्शन में ये लिखना शुरू कर देते हैं या ये बताना शुरू कर देते हैं कि सप्लायर से हम 35 डेज में पैसे लेंगे, सप्लायर को 35 डेज दे दो, जबकि सप्लायर को तो हम पैसे दे रहे हैं। तो आपको पता है 7 मार्क्स में आर्ग्यूमेंट क्या बनता था, आर्ग्यूमेंट किस तरीके से डेवलप करना था। ऑप्शन ए, आपको इसके पॉजिटिव्स डिस्कस करने थे और आपको इसके नेगेटिव्स डिस्कस करने थे, और इसी तरीके से ऑप्शन बी के आपको पॉजिटिव्स डिस्कस करने थे और आपको नेगेटिव्स डिस्कस करने थे, और फिर एंड में रिकमेंडेशन देनी थी कि करना क्या है। ये इस तरीके से जवाब देना था। ऑप्शन ए, 5% कैश डिस्काउंट देने से फायदा क्या होगा, फायदा क्विक इनफ्लो, पैसे जल्दी आएंगे, लेस चांस ऑफ इरिकवरेबल, इरिकवरेबल के चांसेस कम हो जाएंगे, जल्दी पैसे आ जाएंगे। नेगेटिव्स क्या है, नुकसान। नुकसान क्या है कि अगर हम कस्टमर को कहें कि 25 दिन में पैसे दे दो, हम आपको 5% कैश डिस्काउंट देते हैं, तो सर इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा जिससे प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सपेंस इंक्रीज होगा क्योंकि कस्टमर को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गए ऑप्शन ए के प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, तो ऑप्शन बी का पॉजिटिव, ऑप्शन बी है क्या, पहले ये दोबारा समझा दूं कि हम सप्लायर को 35 डेज में पे करेंगे। सारा और विराज ने खुद से डिसाइड कर लिया कि वो पेइंग क्रेडिट सप्लायर्स विद इन 35 डेज के अब 30 के बजाय 35 डेज में पे करेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा ये जरा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सर इसका सबसे पहला फायदा ये होगा, स्लाइट डिले इन कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो में थोड़ा सा डिले आएगा, 30 डेज के बजाय 35 डेज में कैश बाहर जाएगा। जस्ट इंप्रूव्स और गिव मोर टाइम
टू होल्ड कैश। कैश होल्ड करने का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 30 डेज में पे कर रहे थे, 35 डेज में पे करेंगे तो 5 दिन कैश होल्ड कर सकेंगे, 5 दिन का मार्जिन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इंप्रूव आएगा लिक्विडिटी में। कैश का आउटफ्लो रुक नहीं रहा, डिले हो रहा है। लेकिन सर नुकसान क्या होगा जब हम 30 डेज के बजाय सप्लायर्स को 35 डेज में पे कर रहे होंगे, तो इसका नुकसान क्या होगा वो नोट कर लेना। नेगेटिव्स, इसके नेगेटिव में सबसे पहला नेगेटिव आएगा हमारे पास, रिलेशनशिप खराब होगा। रिलेशनशिप वुड बी अफेक्टेड। सप्लायर्स के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो खराब हो। सप्लायर्स माइट चार्ज इंटरेस्ट, वो हम पे इंटरेस्ट लगा देंगे लेट पेमेंट का। वो कहेंगे यार 30 डेज का जब सेटलमेंट है, 35 डेज में क्यों पे कर रहे हो, हम इंटरेस्ट लगाएंगे लेट पेमेंट का। राइट। और हो सकता है माइट नॉट सप्लाई, वो सप्लाई ना करें अब हमें, माइट नॉट सप्लाई, अब वो सप्लाई ना करें। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या हमने ऑप्शन ए और बी दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को डिस्कस कर लिया? जब हमने कर लिया ना, एंड में एक तरफ हो जाओ, एक तरफ बात कर लो कि मैं किस तरीके से, इट इज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल टू सेलेक्ट ऑप्शन ए as giving a discount would also attract more credit customers and would result in increase in sales। हमने बिल्कुल डिफरेंट पॉजिटिव बताया है, बिल्कुल एंड में डिफरेंट रिकमेंडेशन दी है, एंड में बिल्कुल डिफरेंट जस्टिफिकेशन दी है। अगर ऑप्शन बी की तरफ जाना है, अगर ऑप्शन बी की तरफ जाना है, इट इज एडवाइजेबल टू सेलेक्ट ऑप्शन बी, टू चूज ऑप्शन बी as it will not deteriorate the relation with customers। ये कस्टमर के रिलेशन हमारे खराब नहीं करेगा, भले सप्लायर से रिलेशन हमारे थोड़े खराब हो जाएं, कस्टमर से हमारे रिलेशन नहीं खराब होने चाहिए। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली कि भाई अगर हम कभी कभार अर्ली सेटलमेंट के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो कस्टमर को वो भी बुरा लगता है। कस्टमर कहता है यार जो टाइम दिया था उसी टाइम पे पेमेंट करेंगे हम, हमें डिस्काउंट डिस्काउंट की बातें नहीं करो। कितनी मैं भी ये कितनी दफा बोलता हूं अपने सप्लायर्स को, सप्लायर से ये बात मैं भी करता हूं कि यार अगर आपने मुझे लेट सपोज मिसाल के तौर पे 31 जनवरी का बोला हुआ है ना, तो अब आज आप 5 जनवरी को मैसेज करके ये नहीं बोलो कि हमारे भाई अगर आज पे कर दोगे तो 5% डिस्काउंट दे दूंगा। बहुत दफा बुरा लगता है कि यार ये क्यों क्यों ऐसा कर रहा है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ऑप्शन बी में सिलेक्शन में ये बता दिया उसके जस्टिफिकेशन में कि इससे हमारा कस्टमर का रिलेशन तो नहीं खराब हो रहा ना, एटलीस्ट आप कुछ और भी इधर जस्टिफिकेशन दे सकते थे। मुझे बताएं, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? So we have a question from Shayan. Shayan is asking, sir, can we stay neutral between the options? क्योंकि उसने बोला advise the partners which option they should choose. We can मतलब neutral नहीं, हम हो सकता है आप कुछ और suggest कर दो, but I won't recommend it। क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट देना जब सिंपल है कि दो ऑप्शंस के बीच सिलेक्शन करना है। ये काम बिजनेस के पेपर में बड़ा अच्छा लगता है, जब हम बिजनेस के पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, बिजनेस के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, वहां ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। आई वोंट बी रिकमेंडिंग दैट इन अकाउंट्स कि आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में नहीं बल्कि कुछ नया बनाओ या न्यूट्रल रहो। आई वोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि उसने बड़ा क्लियरली बोला है एडवाइज द पार्टनर्स विच ऑप्शन दे शुड चूज, आइदर गो विद ए or go with B. Nothing in between. I hope that this answers very well